वजह जो भी हो, सामने की बात यह है कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहां इंसानों की अजीम अक्सरियत अपने हालात से नाखुश है। अक्सर अफराद का मसला मुआशी होता है जो मुख्तलिफ शक्लों में ढलकर मायूसी, इंतशार, बेचैनी और बेजारी का सबब बनता है। और फिर यह अंधाधुंध दौड़ अपनी जगह कि हर शख्स और चाहिए की ख्वाहिश दिल में लिए एक शराब के पीछे दौड़ा चला जा रहा है, यह सोचे और समझे बगैर कि उसकी वो तमाम ख्वाहिशें जो पूरी हो चुकी हैं, क्या उन्होंने उसके दिल को सुकून अता कर दिया? वो तमाम चीजें जो कभी आप सिर्फ ख्वाब में देख सकते थे, आज आपके साथ हैं, आपके पास हैं, लेकिन क्या आप खुश हैं? अक्सरियत का जवाब ना में मिलता है, क्योंकि अभी हमें और चाहिए, मजीद चाहिए। जब तक ये जमीन हमें अपना रिज्क ना बना ले, हमें और चाहिए। और यहीं से एक रवैया जन्म लेता है तर्के वतन का। कुछ भी करके किसी भी तरह एक दफा हम पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं, और हो सके तो किसी मगरबी मुल्क चले जाएं जहां कायनात की तमाम नेमतें हमारे पैरों पर ढेर हो जाएं। आज आप ऐसे ही दो अफराद की कहानियां सुनेंगे जिनका रवैया और सोच बिल्कुल यही थी। और अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए ये दो अफराद वो कुछ कर गुजरे जिसका बाकी सिर्फ सोच सकते हैं। फिर क्या हुआ, आप खुद सुनिए। मियां साहब, आपको बाहर जाने का शौक था? जी, मुझे बाहर जाने का इतना शौक था, जैसे कहते हैं ना कि जुनून की हद तक शौक होता है। तो कहाँ, कौन सा मुल्क आपके जहन में था? मेरा जहन में था कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता था, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त वहाँ रहते थे। लेकिन उधर जाने के लिए उस टाइम इतने पैसे वो लोग मांगते थे, एजेंट वगैरह, कि मेरे पास इतने पैसे का बंदोबस्त नहीं हो रहा था। ये किस सन की बात है? ये सन 2000 की बात है। अच्छा, ठीक है। फिर मेरा और मेरे साथ मेरा कज़न था, हम उसका कुछ जानने वाले थे, हम लोग उनके पास चले गए और उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी कि हम आपको डायरेक्ट इंग्लैंड जाना है तो इतने पैसे लगेंगे। अगर हम आपको रशिया ले जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा आपका लगवाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा लगवाने के बाद हम आपको रशिया ले जाएंगे। रशिया ले जाएंगे? ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स का कोई? हाँ जी, वो कजाकिस्तान था, काज़ाकिस्तान है। काज़ाकिस्तान आपको ले जाएंगे, वहाँ आपका यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाएंगे पहले, फिर 1 महीना, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आपको वहाँ पे ठहरना पड़ेगा। उसके बाद हम आपकी माइग्रेशन करवा देंगे, आप फिर इंग्लैंड चले जाएंगे। हमारे पैसे उनके साथ उस टाइम मेरा ख्याल है कोई 2.5 लाख रुपया हुआ था, कि आधे पहले दे दिए, आधे फिर आप इंग्लैंड पहुँच के दे देंगे। वैसे वो 5-6 लाख रुपया मांग रहे थे। तो 2.5 लाख में फिर आपने कितने पैसे दिए? मैंने फिर उनको 1 लाख रुपया दिया था, कुछ मैंने कहा मैं दे दूंगा या मेरे पास हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे ना टिकट दे दी। शौक था, जाने का जुनून था, एक दफ़ा निकल जाऊं यहाँ से। मैं चला गया जी। मैं फिर यहाँ से हम ताशकंद गए, ताशकंद से हमारा PI की फ़्लाइट थी, हम काज़ाकिस्तान उतरे। अलमाता उनका कैपिटल शहर था। अच्छा, वहाँ गए, फिर क्या हुआ? अलमाता जैसे ही हम उतरे हैं तो मेरे साथ कुछ 14-15 लड़के थे, वो उधर से लड़के रिसीव करने के लिए आए थे। उन्होंने बताया था कि वो लड़की आएंगे। खैर होटल में ले गए, होटल में जाकर सुबह फिर उन्होंने कहा जी हमने ना आपको लेके जाना, सेमी पलातनी जगह है, इतना लंबा सफ़र है कि 28-30 घंटे लगेंगे। 28-30 घंटे खैर हम शौक से सफ़र हमने किया। सेमी पलातनी जगह पहुँचे, उस टाइम वो 1 अक्टूबर था। लेकिन जो मेरे साथ मसले मसाइल हुए हैं वो इस तरह है कि मैं वहाँ पहुँचा तो दूसरे लड़कों की तो फ़ीसें जमा हो चुकी थी, मेरी फ़ीस वगैरह तो कोई नहीं जमा हुई थी। उन्होंने कहा रात को कहा कि आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, उनके आपकी तो फ़ीस ही नहीं आई। मैंने कहा जी वो जो जलाल साहब आदमी है वो आएंगे तो वो आपको फ़ीसें वगैरह देने अगले हफ्ते आए। खैर उनकी आपस में ना चामगोइयाँ सी शुरू हो गई कि ये तो सही नहीं है जैसे भी है। खैर मुझे ना उन्होंने ना एक लड़के के साथ ना एडजस्ट करवा दिया। वो यूनिवर्सिटी वाले कहें कि भाई आपका तो वीज़ा भी ख़त्म हो गया, आप अब पकड़े जाएंगे, आप जाएं या जो कुछ अपना बंदोबस्त करें।
और रोज़ मुझे वो उनके डीन वगैरह जो से होते थे वो मुझे बुला के कहते थे। खैर वो आदमी का मेरे साथ रब्ता हो, उसने मुझे कहा कि ये एक आदमी आपको फ़ोन करेगा, आप वापस अलमाता वापस आ जाएं, वहाँ से आके वो आदमी आपके कागज़ वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वीज़ा वगैरह लगवा देगा। खैर वो 28-30 घंटे का सफ़र, और बर्फ़बारी की शिद्दत ये होगी थी कि जिस्म का हिस्सा भी नज़र आ जाए, नंगा नज़र आ जाए ना, बगैर एक्सपोज हो जाए, वो ख़त्म हो जाएगा। खैर मैं अलमाता वापस आ गया। कोई 28-30 घंटे का सफ़र करके स्टेशन पे वो एक आदमी, हाफिज़ नाम का आदमी था, वो मुझे रिसीव करने के लिए आया। वो छोटा सा ये कमरा सा था, किचन बाथ था, और उसने कहा कि जहाँ आप ठहरें रहें बेफिक्र हो के, आपका मैं सारे काम करवा दूँगा। हम बाहर नहीं निकल सकते थे, मैं प्रॉब्लम थी कि मैं बाहर नहीं निकलता, बाहर क्योंकि मेरे पास ना तो पासपोर्ट था, वीज़ा था उस मुल्क का, ख़त्म हो चुका था जो लगवाया था 10-15 दिन का। वो वक्त गुजरता गया। पासपोर्ट आपके पास था? नहीं, पासपोर्ट उसके पास था। पासपोर्ट उसने ले लिया? उसने ले लिया। एक दिन आस्ता आस्ता लड़के आने शुरू हो गए, पता चला ये तो यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त फ्राडिया किस्म का आदमी है। वो लड़के को पहले हमसे, वो हाफिज़ ने मना किया था कि कोई पूछे आपसे, आपने कुछ नहीं बताना। वो लड़के जो आए आपके फ्लैट में ठहरे हुए थे? नहीं, वो हॉस्टल में रहते थे, वो वहाँ स्टूडेंट थे, और वो हाफिज़ नाम का लड़का जो सा था वो उनके साथ। आपको वो कहाँ मिले लड़के? वो उस हाफिज़ को ढूंढते ढूंढते उसके घर फ्लैट पे आ जाते थे। मैं तो फ्लैट पे रहता था ना, मैं तो बाहर जा ही नहीं सकता था। आप सोच नहीं सकते, मैं ये सारा प्रोसीजर कम से कम 3 महीने मैंने ऐसे गुजारे हैं। ना मुझे पता चलता था अब रात हो गई है, दिन हो गया है। और मसला ये मेरे लिए हो गया कि मैं अपने घर फ़ोन करता था तो मैं कहता था मैं इधर फंसा हुआ, मैंने वापस आना है। मैंने तो घर वाले समझते थे ये पता नहीं उदास हो गया है, और वो कहते थे कि नहीं वापस नहीं आना। लेकिन मैं ना, वो कहते जैसे उदास हो के बंदा रोता है ना, मैं वैसे रोता था। इसी तरह फिर मैंने 2.5-3 महीने गुजरने के बाद मैंने फिर घर फ़ोन किया, तो वो मेरे साथ ही चचा रहते हैं। वो कुदरती बात है, उन्होंने मेरा फ़ोन सुन लिया। वो जैसे उन्होंने मेरा फ़ोन सुना, और मैं इतना ज़ोर-व-क़ार से रोया उनकी आवाज़ सुन के। मैंने कहा मैं फंस गया इधर बर्फ़बारी में, जहाँ बहुत मुश्किल है, ये लोग मुझे नहीं भेज सकते, आप जैसे भी है इनको जाके कहें मुझे वापस बुलाएं, मैंने वापस आना है। मैं इधर आकर मजदूरी कर लूँगा, मेहनत कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैंने वापस आना, बस मुझे और कोई बात नहीं करनी। इतनी देर में वो आदमी भी पहुँच गया, एजेंट, जिसने मुझे वहाँ पर आगे करना। मैंने कहा नहीं, मैंने वापस जाना जैसे भी है। उसने हाँ आपके चचा का फ़ोन आया, तो वो कहते पापा वापस भेज दो उसे। तो आप ऐसा करो, ये अब अलमाता का जो सा एयरपोर्ट था ना सर, ये बर्फ़बारी की वजह से बंद हुआ। तो उन्होंने कहा कि प्लान किया कि आप ऐसा करें कि इसको ना यहाँ से टिकट लेकर दे देती हैं, सीट करवा देती हैं, और ये किर्गिस्तान चला जाए। बाई रोड इसको किर्गिस्तान भेज देते हैं। वहाँ से वो अक्सर लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ से ये चला जाएगा, वो गाड़ी वाला इसको एयरपोर्ट छोड़ देगा, वहाँ से ये सीधा पाकिस्तान चला जाएगा। एयरपोर्ट कौन सा था? एयरपोर्ट किर्गिस्तान का बशकीक शहर है, वहाँ का था। जैसे मैं उस दिन जा रहा था ना, तो ये बात मैं आपको, असल मेरे लिए जोन सा है ना, जो एडवेंचर मेरे लिए हुआ है, कहते हैं ना कि खौफ बंदा बस जैसे वो अटैक हो जाता दिल का बात सुन के ना, या दिमाग। मुझे वो आदमी, मैं अकेला ही था गाड़ी में, और काफ़ी तेज़ उस टाइम ना बर्फ़बारी हो रही थी। उसने ना मुझे एयरपोर्ट के ना बाहर ही ना उतार दिया। उसने मुझे एयरपोर्ट के बाहर ही उतार दिया, और उसने ना कहा कि ये एयरपोर्ट है, उसे कोई सवारी वगैरह मिल गई, तो वो ना उसको बिठाया और चला गया। वो मुझे लेकर आया था दूसरे मुल्क से, दूसरे मुल्क में। ना उस मुल्क का मेरे पास वीज़ा था, ना मुझे ज़ुबान आती थी, ना मैं अकेला, ना मेरा कोई रिश्तेदार उस मुल्क में किर्गिस्तान में, ना कोई जानने वाला, ना कोई कुछ। मैं खैर बड़ी गाड़ी से वो बैग वगैरह रहा था, जैसे तेज़ तेज़ चलना शुरू कर देते ना, भागता हुआ ना मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। तो एयरपोर्ट के जैसे मैं वो पार्किंग की तरफ गुजरा, तो उधर से ना मुझे ना सिक्योरिटी वाले ने ना, उसने ना रोक लिया। वो मुझे कहता कि किधर जा रहे हो, अपनी ज़ुबान में मैं पूछता है इशारा। मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो ज़बान तो आती नहीं थी, फिर क्या, कैसे? उसने, मैंने पाकिस्तान तो उसको पता होगा ना, ज़ुबान तो नहीं आती थी, लेकिन मैंने उससे पास में जैसे ही मैं कहा पाकिस्तान, उसने कहा कि मुझे क्या नाम है, पाकिस्तान तो नहीं हो, तो कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है मौसम की ख़राबी की वजह से, आप नहीं जा सकते, आज सुबह से फ़्लाइटें कोई नहीं, एयरपोर्ट बंद है। जैसे उसने मुझे कहा ना एयरपोर्ट, तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा। कहता, और वो कहता 1 हफ़्ते बाद आपकी फ़्लाइट जाएगी।
फर्ज कीजिए कि कोई शख्स एक ऐसे मुल्क में खड़ा है जिसका वीजा उसके पास नहीं, जहां की जबान उसे नहीं आती, जहां उसका कोई शनासा नहीं, उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं, और जो फ्लाइट वो लेने चला था वो फ्लाइट एक हफ्ते के लिए मंसूख हो चुकी है। अजनबी सरजमीन पे बर्फ के तूफान में घिरे उस शख्स की हालत क्या होगी? यकीन करें कि जिसे कहते हैं ना टेंशन, असल वो बंदे को होती है परेशानी। शेड के नीचे मुझे ले गया, किसी समुंदर के सेंटर में कश्ती बंदे की ख़राब हो जाए तो वो उसको कोई भी नहीं, वो इस तरह वो तो बर्फ़बारी का मेरे सामने ना समुंदर था। रोना शुरू कर दिया। फिर वो उन्होंने खुद ही बेचारों ने ना खुद ही ना एक आदमी ना वो ले आए। सर वो कोई आदमी था, कोई ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर था ना, उसने आके मुझे कहा कि उन्होंने भी कहा कि इसे अब क्या किया जाए इसके साथ। उनके ऐसे करते हैं कि इसको ना हम शहर ले जाते हैं। से ना उन्होंने ना कोई $40-50 उन्होंने ना अमेरिकी डॉलर ना उन्होंने ना मुझसे मांगे। जैसे ही मैं उन्होंने मेरा बैग उठाया, अपनी गाड़ी में रखा, मुझे पीछे बिठाया, 2 आदमी आगे बैठे। जैसे वो गाड़ी मेन रोड पे आती है ना, तो वहाँ से एक ना सड़क से ना बाहर इतना अंधेरा, इतनी बर्फ़ है कि नज़र कुछ नहीं आ रहा। वो 2 आदमी और आके ना दरवाज़ा खोलते, एक मेरे दाएं बैठ जाता है, एक मेरे बाएं बैठ जाता है। ठीक है, 2 आदमी आगे, एक गाड़ी चला रहा है, एक गाड़ी चला रहा है, एक आगे बैठा है, 2 आदमी दाएं बाएं आके मेरे बैठ जाते हैं। तो उन्होंने साथ ही नीचे की तरफ ना एक तरफ ना गाड़ी उन्होंने ना लगा दी, और मैं ऐसे पीछे को होकर ना बैठ गया। मैंने कहा बस अब तो गई। खैर देखा कि अभी तो थोड़ा सा नीचे उतर ही है ना, तो साथ ही ना छोटी सी लाइट ना अंधेरा जैसे ना लाइट चल रही है, वो मैंने देखा कि वो ना पेट्रोल पंप था। मुझे ना थोड़ा सा ना सांस में सांस आया कि वाकई ये पेट्रोल पंप है। खैर देखा तो देखते साथ उन्होंने मुझसे कहा कि पैसे दो, हमने ना गाड़ी में तेल डलवाना। खैर मैंने अपने निकाल के ना पैसे दे दिए उनको। मैं ना गाड़ी में ना सो गया। मुझे नहीं पता कि 1-2 घंटे गुजरे, कितना टाइम गुजरा कि एक आदमी ना मेरा दरवाज़ा खोलता गाड़ी का, और मुझे वो आवाज़ देता है कि सुहेल ब्रदर, कि मेरा भाई जैसे कह के ना मुझे बड़े प्यार से बुलाता, और बल्कि गाड़ी के अंदर होकर मेरा हाथ खींचता है, तो वो मुझे ना गले से लगाता है। कहता है उसने मुझे अपनी वही ज़ुबान से ना, फिर इशारों की ज़ुबान शुरू होगी उसके साथ, कि कोई बात नहीं, मैं आपको अलमाता छोड़ के आता हूँ वापस ना, आप फिक्र ना करें, आपसे मैं इतने $1 लूँगा, आप मेरी गाड़ी में बैठेंगे, मैं आपको छोड़ आता हूँ। आपका ना इन्होंने ना सारा कुछ आपका ना मुझे बता दिया। जैसे वो हम अपना वो पहुँचते ना अलमाता, लो जी, उन्होंने कहा जी अब 1 हफ्ते बाद फिर जाएगी फ़्लाइट, तो फिर वही 1 वीक बाद फिर वही मेरी पोजीशन। खैर उस दिन मेरे साथ ये मेरे लिए बेहतर हो गया कि वो 2 लड़के थे, कोई वज़ीराबाद सियालकोट के, उन्होंने भी जाना था। उनके साथ मुझे ना उन्होंने ना नत्थी करा दिया कि यार ये पहले बड़ा जलील होकर बड़ा परेशान होकर आया है, अब इस दफ़ा इसको तुम साथ ले जाओ, तो इसको ना ले जाओ। मैं रिलैक्स हो गया। मियां आसिफ जितनी शिद्दत से पाकिस्तान को छोड़ना चाहते थे, उससे कहीं ज्यादा ख्वाहिश अब उन्हें वतन वापसी की थी। क्या पाकिस्तान आने की दूसरी कोशिश कामयाब हो सकती? फिर वही सफ़र जा रहा है मेरा, मैं जी वो उसी तरह शौक़ से फिर वापस जाने के शौक़ से फिर एक दफ़ा दोबारा फ्रेश होकर फिर वापस पहुंचा। उस दिन जिस दिन एयरपोर्ट, फिर दोबारा दूसरी दफ़ा मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो एयरपोर्ट का नक्शा ही चेंज था। बहुत ज़बरदस्त एयरपोर्ट नज़र आ रहा है, लोग भी आ रहे हैं। मैं एयरपोर्ट के अंदर चला गया, वो जो मुझे पहले 2 महीने को लड़का मिला था वो भी उस एयरपोर्ट में मिल गया। फ्लांट माँ मियाँ साहब ये वो बड़ी गपशप होनी शुरू हो गई। इतनी देर में हम लाइन में लगे, सामान बुक करवाया, ये किया वो किया। थोड़ी देर हुई तो मैं एक जगह पे खड़ा हुआ था, जो मेरे साथ 2 लड़के थे, मैंने देखा कि वो पुलिस वालों के साथ ना उनकी लड़ाई हो रही है, और पुलिस वालों ने उनको ना पकड़ लिया 2 लड़कों। मैंने कहा ये क्या हुआ? इतनी में देखा तो हमारा सामान जिस वो पटे के ऊपर जा रहा था, बेल्ट के ऊपर जा रहा था, उसी बेल्ट पे मेरा और कुछ 7-8 लड़कों का सामान उधर। मैंने देख के मैं कहा मसला बन गया, कि हो गया। वो जी वो 2-3 लड़के और भी थे, वो वहाँ के पाकिस्तानी थे लेकिन वो किर्गिस्तान में पढ़ते थे, उनका भी सामान वापस आ गया। मैं जी उधर खड़ा बड़ा परेशान हो गया। खैर वो सामान कहते जी, मैंने कहा हुआ क्या, मसला क्या हुआ? कहता जी वो हमारे स्टूडेंट वीज़े थे और स्टूडेंट टिकट थी हमारी,
और वो पिछली फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी और रश डबल हो गया, ज़्यादा हो गया, और जो 8-10 लड़के स्टूडेंट थे उनको उन्होंने निकाल दिया और पूरी टिकट के जो जैसे भी है ना वो लेकर जा रहे। मैंने कहा अब तो मेरे साथ वाले लड़के भी पकड़े गए, मैंने अब क्या मेरे साथ हो। खैर वो ना मुझे ना एक ना ऑफिसर के पास ले गए, वो लेडीज़ थी उनकी ना एयरपोर्ट की, उसको जाके उसने बताया कि हमारे साथ एक लड़का है, उसका इस तरह हो गया। कहती कुछ नहीं हो सकता, अब वो कहते उसे बुलाओ। मैं उसको गया, मैंने उसको देते उस लड़के ने कहा इसके सामने रोना शुरू कर देना, ये कुछ ना कुछ कर देगी तुम्हारा। खैर मैं उसके पास चला गया, उसका देख कर मैंने उसको बताया मेरी तो वालदा बीमार है, ये है वो, मैंने पहले भी आया था तब ये हो गया। वो रोना शुरू कर दिया, वो बैठ गया, वो मुझे पानी पिलाए, परेशानी, हालत गैर नहीं जैसे बंदे की हो जाती है। मुझे आप जैसे भी है इस फ्लैट के साथ भेज दें, मैंने जाना है वापस, मैंने इधर नहीं रहना, इधर मैं मर जाऊँगा। मैं बार बार उसे कहता हूँ मैंने नहीं रहना। वो कहती है अब नहीं जा सकते। मैंने कहा अभी जहाज़ खड़ा है, मैं खड़ा होकर चला जाऊँगा, बैठ के चला जाऊँगा, जैसे भी है मुझे आप भेज दें। खैर उसने कहा, उसने ना खिड़की का ना वो पीछे से पर्दा हटा के दिखाया, कहती है मैं कैसे बैठूँ, वो देखो जहाज जा रहा है, जहाज तो उड़ रहा था जहाज तो जा रहा था, वो मुझे दिखा रही, देखो जहाज जो सा वो जा रहा, मैं कैसे भेजूँ। वो भी खैर वो बैठ गई, परेशान हो गई। उसने कहा यार ये इसके साथ तो ज्यादती होगी बेचारे के साथ, तो इसके पास वीज़ा भी नहीं है, अब इसका क्या करूँ। ये तो वापस, उनका वापस नहीं है। उसने कहा कि एक आप जो दूसरे लड़के थे ना उनसे बोली वो कि आप एक काम करें, ये आपका पाकिस्तानी भाई है, ये काफ़ी प्रॉब्लम है, बेचारा परेशान है, आप एक काम करें, यहाँ तक आप कहेंगे इससे पूछें कि इसको मैं वापस अलमाता भी भेज सकती हूँ, इसको कोई कुछ नहीं पूछेगा, इसको मैं ऐसा कार्ड बना देती हूँ, ये चला जाना चाहे जा सकता है, अगर फिर वापस आएगा फिर जाएगा वापस आएगा, इससे बेहतर है कि आप इसके ऊपर एक नेकी करेंगे, इसको अपने पास रख लें। खैर वो आदमी मुझे रात को अपने हॉस्टल में ले गए, उन्होंने रहाया। दूसरे आदमी को उन्होंने कहा वो मैं छुड़वा देती हूँ, उनका बैग या रहने दो, वो अभी आ रहे हैं, वो वापस अलमाता चले गए। मैं उस आदमी के साथ जी 1 हफ्ता फिर मैं ना रहना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते के बाद जी वो सुबह उठे हैं तो यकीन करेंगे कि जैसे मेरी किस्मत ही होती ना बंदे की, कि पूरा हफ्ता बर्फ़बारी नहीं पड़ी। जिस दिन हम सुबह उठ के मैंने देखा तो वही सीन बर्फ़ वाला जो मैं पीछे छोड़ के आया था, वही चीज़। वो लड़के कहते मियाँ साहब आपकी वजह से बर्फ़ नहीं आपका पीछा छोड़ी। एयरपोर्ट जैसे ही हम पहुंचे हैं तो उन लड़कों ने ना मुझे एक ना चॉकलेट का, कि वो जो उधर ऑफिसर थी उसका 2 घंटे मेरे एयरपोर्ट से जाने से पहले उसकी ड्यूटी ऑफ हो चुकी होनी थी, उसने पहले ही बता दिया था। लेकिन कहती इस लड़के के लिए मैं 2 घंटे अपने ऑफिस में बैठूंगी, इसको यहाँ से भेज कर फिर मैं अपने घर जाऊँगी। वो लड़के जो सा मुझे लेकर वो सारे बेचारे लाइनों में लगे हुए हैं, और वो मुझे ना लेके ना जा रही है VIP रास्ते के जरिए। सब लड़के मैं हेलो हेलो करता, वो जैसे मैं ही एयरपोर्ट का बड़ा VIP ऑफिसर या जो भी, वो मुझे लेकर जा रही है। कब आधे घंटे बाद मेरे वो पासपोर्ट वगैरह भी टिकट जो भी उसने सारा क्लियर करवा कर ना मुझे जहाज़ में आदमी बैठा के चला गया। मैं फिर उधर से खैर कराची पहुँच गया, सुबह का टाइम था वो 6-7 बजे का। वहाँ से उन्होंने मुझे मोर वगैरह लगाई, मैं बाहर आया। तो बाहर आके यकीन करेंगे कि मैं इस तरह हो गया जैसे बंदा अपने मुल्क में आके जैसे अपनी माँ की गोद में नहीं बैठ जाता। जिस आदमी ने भी किसी ने जाना है ना वो सही लीगल तरीके से जाए, बिल्कुल ये कोई समुंदर के रास्ते से, कोई किसी रास्ते से यकीन जाने, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एशिया, माइग्रेशन, ये बिल्कुल फजूल है। यकीन जाने मेरी माँ बहनों की मुझे दुआएं थी जो मैं ज़िंदा बच के आ गया। क्या करते थे आप, जॉब क्या थी आपकी? जी मैं एयरपोर्ट पे काम करता था, कार्गो डिपार्टमेंट में ट्रैफिक लोडर था मैं। टेक्निकल काम था तो जहाज़ की लोडिंग अनलोडिंग। बाहर जाने का ख्याल कैसे आया आपको? तो ये मैं ऐसे ही कहूँ, मेरा कोई प्रॉपर वे नहीं था ऐसे, लेकिन वो बस एक ऐसे ही क्या हुआ बताइए? एडवेंचर तौर पे ही हो गया। क्या हुआ? सर एक दिन बस फ्राइडे का दिन था तो मैंने नाइट ड्यूटी की अपनी, तो मैं 9 बजे ऑफ होती थी, घर आने लगा तो मेरा ड्यूटी अफसर मुझे कहता है कि यार अमेरिका से फ़्लाइट आ रही है तो आपने उसे हैंडल करना है। तो बस मैं ऐसे ही चला गया, जाके जहाँ फिर काम करना शुरू कर दिया। तो वो मैंने सारे कंटेनर पहले नीचे के खाली किए, फिर नीचे कंटेनर चढ़वाए, लगेज आया, वो
किया ख़त्म, फिर अपर डेक ब्लास्ट में हम चले जाते थे। तो वहाँ पे हमने कर रहे थे, तो वो बस वो जो लड़का मेरे साथ अमेरिका गया था, तो उसके साथ मेरी बहस होना शुरू हो गई। तो मैंने कहा हाँ जा सकता है यार, क्यों नहीं बंदा जा सकता है इसमें, अगर हाँ रिक्स है, लाइफ एंड डेथ तो है, लेकिन बंदा कुछ थोड़ा सा करे तो बंदा जा सकता है। तो वो मैंने उससे एग्री किया, उसने मुझे एग्री किया भी ठीक है, फिर भागना नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं भागूंगा इंशाल्लाह, मैं अमेरिका जाके पहुँच के दिखाएंगे हम लोग। फिर हम जहाज़ के ऊपर गए, तो वो पीछे लास्ट में कंटेनरों में जगह होती है, वहाँ पे हम जो है ना थोड़ी देर वहाँ पे स्टे कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ क्लोज हो गया। तो अब आप ही बैठे और आपका दोस्त बैठा? मेरा दोस्त बैठा। फिर आप उसने जहाज के जहाँ वो कंटेनर्स पड़े हैं, कंटेनर्स पड़े हैं, सामान होता है, सामान होता है, जी आप वहाँ पे और आपका दोस्त? जी जी। आपका दोस्त का क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद। अच्छा, आप और शहजाद जो है वो वहाँ बैठे जी। अच्छा। तो वो जहाज़ क्लोज हुआ, तो जब जहाज़ पुश बैक हुआ तो वो मुझे कहता यार हम चलते हैं। बस ठीक है, मैं मान गया कि हम। मैंने कहा यार देख, अब हम नीचे जाएंगे या उसे कैप्टन को कहेंगे कि जहाज़ रोक या जो भी, तो हमारी नौकरियाँ तो जाएंगी। तो जब जहाज़ उड़ गया तो तकरीबन फिर हम वो जब जहाज़ उड़ा है, तो वो जब उस उड़ने के बाद ना वो ये होता है कि इंजीनियर आता है, वो सब लॉक को चेक करता है कि कोई प्रॉब्लम में तो नहीं आया, अगर है तो वो उसे ठीक कर ले। तो मुझे पता था कि ये बंदा आएगा लाजमी। हमने ये क्या किया कि अब हम कहाँ छुपे। मैंने उससे कहा कि हम ये करते हैं कि कंटेनर की छत के ऊपर चढ़ जाते हैं। डेफिनेट सी बात है, वो अमेरिका के लिए ट्रैवल कर रहा है, ऑफिसर है, वाइट यूनिफॉर्म है, तो वो गंदे से कंटेनर के ऊपर चढ़ के अपनी ड्रेस से कपड़े थोड़ी ख़राब करवाएगा। वो जस्ट नीचे लॉक चेक करेगा, ऊपर से ना वो देखेगा तो ना वो उसके देखने का सेंस में जाएगी। वैसे ही वक्त तो वो बंदा चला गया। अब ये हुआ कि जब 1-1.5 घंटा जब गुजरा है, मैक्सिमम 1.5 घंटा भी गुजरा है, तो हमने ये महसूस किया कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो ये हुआ कि वो थोड़े थोड़े टाइम से वो बढ़ती गई। तो हमने कहा वैसे तो फिर हम मर जाएंगे यार। तो हमने मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी, उसकी स्लेवर होती है जो कचरा वगैरह मोटरसाइकिल का निकालती है। तो वो हमने फिर एक पाइप को देखा कि यहाँ से थोड़ा सा कमज़ोर है, वहाँ से फिर हमने उसे सुराख करना शुरू किया। फिर हमने उसे बड़ा करना हमने इतना बड़ा कर दिया, तो वो बहुत स्पीड से फिर हवा आनी शुरू हो गई। तो फिर हमें वो जो है ना सांस की प्रॉब्लम नहीं, सुकून हो गया। सांस जब आना शुरू हो गया तो हम बातें करते करते दोनों ही हमारी आँख लग गई। तो वो ये हुआ कि एक ज़ोर से झटका फील हुआ है जहाज़ में। तो मेरी आँख खुली, मैंने उसे भी उठाया। मैंने कहा शहजाद उठ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं नीचे जाके विंडो में देखता हूँ, अगर मुझे कुछ नज़र आएगा तो मैं नीचे होती है। हाँ जी होती हैं। तो मैंने जाके देखा, तो मुझे जब वो लैंडिंग पोजीशन में आया जहाज़, तो मुझे वो इमारतें नज़र आना शुरू हुई। मैंने उसे कहा कि शहजाद वाकई में जो है ना फ्रैंकफर्ट आ गया। वो अंदर वापस आए तो पैसेंजर का एक बैगेज खोला हमने, उसमें से हमने शर्टें निकाली, क्योंकि अपनी शर्टें तो यूनिफॉर्म की थी, गंदी हो गई हुई थी। वो फिर हमने चेंज की, टाइयाँ लगाई, परफ्यूम लगाया, यानी सामान खोल के हाँ उसमें से कपड़े निकाले पैसेंजर्स के, देखा हाँ जी क्या फिट आ रहा है, ठीक है। जस्ट शर्ट ही सिर्फ हमने चेंज की, पैंटें हमने नहीं चेंज की। तो हम ये वेट करना शुरू कर दिया कि जहाज़ में वो जहाज़ जब रुकेगा तो फिर ये होगा कि 5 मिनट बाद जब उसकी मशीनरी ऑफ होगी, सारे उसकी चीज़ें लगनी शुरू हो जाती हैं, स्टेपें, FMC सामान उतारने के लिए। जाहिर सी बात है जर्मनी में के पैसेंजर उतर जाते हैं, अमेरिका के जो होंगे वो बैठे रहेंगे, और मज़ीद जिसने जर्मनी से अमेरिका जाना है वो भी आ जाएंगे ना। तो हमने कहा हम रिस्क लेते हैं कि हम पैसेंजरों के अंदर चलते हैं, शायद कोई सीट हमें खाली मिल जाए। तो हम वो जो डोर इंजीनियर ने आके खोलना था ऐसे, तो हम उसके पीछे खड़े हो गए कि कंटेनर के पीछे, कि जैसे ये खोलेगा अंदर सबसे पहले जाएगा, ये लाइट ऑन करेगा तो फिर ये जो है ना डोर खोलेगा, उसमें हमें टाइम मिल जाएगा, तो हम इसी डोर से पैसेंजर की साइड में जा सकते हैं। तो हम उसी साइड से बाहर चले गए। जहाज के दो हिस्से, एक तो ऊपर मुसाफिर बैठे हैं जी, नीचे सामान होता है जी। तो आप जिस डोर से निकले वो तो आप बाहर, आप जमीन पे उतरे ना? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो वो नीचे होता है इकॉनमी क्लास से एंड पे चले जाएं आप, वहाँ पे एक डोर होगा बड़ा सा, वो उसे आप खोलें तो पीछे कार्गो होता है सारा। अच्छा, ठीक है। उसके पीछे सारा कार्गो होता है। आप वहाँ से जहाज के अंदर दाखिल हुए? हाँ जी, हम उसी डोर से दाखिल हुए ना। तो हमारे पास तो सीटें ना थी ना ये वो, हम गैस किया कि कौन सी सीट खाली है,
तो दरमियान में जाके तो वो हम लोग ना बैठ गए। तो बल्कि वो जो अपर था हमारे पास कोट, जो हमने वो लेगी से निकाला था, वो बल्कि हमने मुंह के ऊपर ले लिया कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हम जैसे हम सो रहे हैं ना। इतने में पैसेंजर आना शुरू हो गए। तो वो दो गोरे थे, वो आए, हमें कहते हैं कि यार ये हमारी सीटें हैं, बोर्डिंग कार्ड दिखाया उन्होंने। हम वहाँ से उठ गए, फिर पीछे आके बैठे कि हम करते करते वो काफ़ी पीछे आ गए। तो वो स्टेप के पास ही 2 सीटें होती हैं, वो ज़रा थोड़ी खुली होती हैं। एक बंदा आया, वो बंदा आके मैं कहता है यार आप मुझे पाकिस्तानी लगते हो, तो आप ये है कि ये मेरी यार ये गोरी है, जर्मन की है, तो इसे मैंने जो है ना इलाज के लिए लेके जा रहा हूँ उधर अमेरिका, तो आप प्लीज़ ये मेरे बोर्डिंग कार्ड ले लो, तो ये सीटें प्लीज़ मुझे दे दो यार, ये ज़रा खुली डुली हैं और स्टेप के पास ही हम ऐसे ही नीचे उतर जाएंगे। तो वो मैंने उससे दोनों बोर्डिंग कार्ड लिए हैं। तो मैंने जब उसकी जाकर सीट पे जाकर बैठ, और ऊपर से मैंने सीट मैंने और शहजाद ने बोर्डिंग कार्ड हाथ में रख लिए, ऊपर अपने हमने कोड ले लिया कि जैसे बंदा सो रहा होता। और जिसने भी देखा हमारे हाथ में देखा कि बोर्डिंग कार्ड इसका, ये बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, चला गया। वो अब जहाज़ और लेट हो गया। वो काफ़ी देर बाद वो बंदा ढूंढता ढूंढता ना हमारे तक आ गया, स्टूवर्ड, एयर होस्टर्स। और वो बंदा कहता यार आप लोगों ने तो मुझे वो अपने बोर्डिंग कार्ड्स दिए ही नहीं। पहले जिसने आपको बोर्डिंग कार्ड अपने दिए और हाँ, कहा कि आप मेरी सीट पे जाके बैठ जाओ, वही बंदा हमारे पास दोबारा आ गया ना, मैं ढूंढता हुआ। उसने कहा कि अपना बोर्डिंग कार्ड मुझे दें। हाँ, अच्छा। स्टूवर्ड फिर हमसे बहस करना शुरू कर दी उसने कि आपके बोर्डिंग कार्ड कहाँ है। मैंने कहा जी हम वहाँ पे बैठे थे, वहाँ पे जहाज़ की वो बैक साइड में वो पॉकेट्स होती हैं और सीट्स की, तो मैंने कहा वहाँ होंगे, वो देखिए। मैंने कहा ये वहाँ पे तो मेरे डॉक्यूमेंट्स भी थे, ये है वो है। तो वो मैं लाउडली बोलना शुरू हो गया उसके साथ। तो वो मुझे कहता प्लीज़ यार आप बदमज़गी नहीं करें, और पैसेंजर भी हैं, ठीक है हम आपको आपकी चीज़ें ढूंढ देते हैं। आप तो आप अभी ये है कि जहाज़ टेक ऑफ कर जाए, टेंशन ना लें, ये वो आप ये जंप सीटों पे बैठ जाए। हम जंप सीटों पे बैठ गए। जब जहाज़ उड़ गया तो हमने कहा अब यहाँ से बच जाएंगे ना। तो वो लेकिन वो स्टूवर्ड और सेकंड पायलट जो था ना, कोई 1 घंटे बाद 1-1.5 घंटे बाद मेरे पास आ गए दोबारा। कहता हमने पूरी जहाज़ की एक लिस्ट चेक की है, ठीक है, ना तो आपका उनका में कहीं नाम है, ना कुछ ये ना कुछ वो, सच सच बताएं आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे, हमें सच बताओगे तो हम आपकी कुछ हेल्प कर सकेंगे। हमने फिर उसे कहा कि यार एक्चुअल में प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम 3 बंदे आए थे। एक हमारे साथ कराची का एक मशहूर ट्रैवल एजेंट था, हमने उसका नाम ले दिया, और ये और मैं भाई, हम सियालकोट के रहने वाले हैं। हमने अपनी 9-9 लाख की पैलियाँ बेची, तो हम जा रहे थे अमेरिका के लिए। तो वो हमारे साथ ही था, हमने उसे ही पैसे दिए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे उसी के पास थे। तो वो जो है कि वो पता नहीं है उतर गया जर्मनी में, क्या प्रॉब्लम हुई है क्या नहीं। कहता वो हाँ वो आपको फंसा गया, अब आपको तो नहीं छोड़ेगी, वो अमेरिकन एम्बेसी या ये वो सारे आपको पकड़ लेंगे। आप खाना वाना खाओ, घूमो फिरो, कोई मसला नहीं है। लेकिन लास्ट में जब जहाज़ रुकेगा आपको एयर होस्टर आएगी, वो जैसे गाइड करेगी आपको उसकी वैसे बात माननी पड़ेगी। जहाज़ का टाइम पूरा हुआ, अमेरिका वापस आ गए हम। जहाज़ों में सामान रखने वाला एक लोडर और उसका साथी जब सामान के साथ पैक होकर आखिरकार अपने ख्वाबों की मंजिल न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनका इस्तकबाल किसने किया? पैसेंजर उतरना शुरू हुए तो एयर होस्टर आई तो हमें कहती है, उस दौरान में हमने और सजाद ने ये सोच लिया था कि यार वापस फिर भी जाएंगे, फिर वही मसला होगा। इधर ये है कि शायद हमें कोई सालम मिल जाए या कोई हमें कुछ ना कुछ हो जाए। एयर होस्टर आई है तो वो हमें कहती है कि भाई वो आपको नाम बस मुझे ज़हन में नहीं रहा कि उन्होंने आपसे कहा था कुछ। तो मैंने कहा जी किसने कहा? मैंने तो उसे भी पहचाने से इनकार कर दिया, उसकी बातों से भी इनकार कर दिया। तो कहती नहीं आप देखें ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर मैंने उसे ऐसे ही डराया जस्ट कि मैं फिर बताऊँ मैं कौन हूँ।
तो वो ऐसे ही उल्टे कदमों में पीछे चली गई। उसने कुछ नहीं किया, उसने जाके ऐसे ही कैप्टन को बताया। कैप्टन ने वहीं पे जहाज़ में कॉल कर दी, तो वो FBI की वो आए बंदे में। हमने उनसे यही कहा कि भी हम कोई क्रिमिनल नहीं है, हमें तो सिर्फ जो है ना असालम चाहिए और बस हम यहाँ पे नौकरी वगैरह करना चाहते हैं, ये वो। तो फिर वो मेरे को एक और एजेंसी उठा के ले गई एयरपोर्ट से आप हाँ जी बाहर निकल गए ना। FBI में कोई अपने वहाँ पे लेगी ना हेडक्वार्टर। तो वो तकरीबन फिर अगली शाम तक जो है ना हमें एक ज्यूरी बैठी। ज्यूरी जब बैठी तो उन्होंने फिर ये फैसला किया कि ठीक है, हम आप प्रूफ करो तो हम लोग जो है ना आपको सालम देंगे। तो आप कोई लॉयर करना चाहते हो तो लॉयर करो, जो भी है। फ़िलहाल ये है कि हम आपको बर्क काउंटी प्रिजन में जो है पेंसिल्वेनिया में वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा बिहेव रहा ये वो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जब मैंने अपने घर फ़ोन किया कि मैं अबू मैं ऐसे फ़ोन करने की इजाज़त उन्होंने दे दी? जी वहाँ पे अंदर लगे हुए थे। तो मैंने फ़ोन किया कि अबू से बात की मैंने, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बनवा के दें, तो आप शहजाद के बुक से रब्ता करें। अच्छा, ये साल जो है सारा 1996 है? जी 96 में। तो वहाँ पे अमेरिका में उनका रिश्तेदार था, वो आया फिर हमारे पास जेल में। फिर अबू ने इधर से कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के मेरे पाकिस्तान से न्यूयॉर्क सिटी भेजे। तो वो शहजाद लोगों के पास तो पैसे नहीं थे, तो उन्होंने फिर मेरे अबू से फ्रॉड से पैसे लिए। फ्रॉड ऐसे किया, एक बंदे की फ़ीस $6000 थी, $3000, लेकिन उन्होंने कहा $6000 वो वकील ले रही है। यानी कि मेरे अबू ने वो $6000 मेरा पे किया, लेकिन उन्होंने उसी फीस से उस अपना भी किया। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे 2 लाख के बने, उन्होंने कहा जी 4 लाख के बने। तो वो यानी कि दोनों के बनवाए डॉक्यूमेंट, सारे वकील को दिए। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं दिए। मैं उन्हें कहूँ कि यार मेरे ऐसे हेयरिंग आ रही है तो मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लॉयर से बात करेंगे। वो कहता है यार जब हमारी लॉयर एक है, हमारा जुर्म एक है, हमारा सब चीज़ें एक सी हैं, तो फिर क्यों परेशान हो रहा है। उसकी 3 महीने पहले हेयरिंग थी, लास्ट हेयरिंग थी, तो वो बंदा ग्रांटेड हो गया। तो जाहिर सी बात है मैं भी छूट गया क्योंकि केस एक था, वकील एक थी। तो लेकिन वो वकील मुझे कहे कि आसिफ अपने डॉक्यूमेंट्स दो मुझे। मैंने कहा जी वो डॉक्यूमेंट्स तो ये शहजाद के वो जो भाई हैं, रिश्तेदार हैं, उनके पास ही हैं जिन्होंने आपको पहले दिए हैं। उन्होंने कहा जी वो तो मुझे कह रहे हैं कि इसके पाकिस्तान से नहीं आ रहे। मैं कहा नहीं, पाकिस्तान से आ चुके हैं। कहती जी देखें मेरे पास जब डॉक्यूमेंट्स होंगे तो मैं केस लड़ूंगी। वो मेरा केस डिनाई हो गया। मुझे 7 वाला जो लड़का है शहजाद, उसको ग्रांट हो चुकी है, वो आपके साथ जा चुका है, यानी वो बाहर जा चुका है। वो 3 महीने मुझसे चला गया था। उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाहर आ गया। हाँ जी। आपके डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हो रहे और ये दोबारा आपके पास मिलने भी नहीं आया? ना मुझे मिलने आया, ना मेरी फ़ोन कॉल अटेंड करता था। तो मुझे बताया गया कि आपको 1 हफ्ते बाद वापस भेजा जा रहा है। अमेरिका की जेल में बैठा हुआ एक बंदा महज सियासी पनाह हासिल करने के लिए प्लानिंग करके क्या खुद को जख्मी भी कर सकता है? होता था ना, कैदियों में पता बातें करते थे कि यार ये हॉस्पिटल एक जेल के अंदर है, एक जेल के बाहर हॉस्पिटल, अगर ज़्यादा बंदा सीरियस हो जाए तो वहाँ लेके जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि अपने ये मेरा सर फटा हुआ है यहाँ से, ये मैंने अपना सर जो है ना वो लोहे का टेबल था, बालों से पकड़ के ज़ोर से मारा। तो ये देखें कितनी स्टिचिंग है यहाँ पे, वो लग गया। तो उन्होंने फिर कॉल की, वो जेल की वो गाड़ी आई, वो मुझे ले गई। वो जब मुझे लेके जा रही थी, जब भी मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मैं अंदर से सोच रहा था कि यार शुक्र है, इतने महीने से मैं ये सोच रहा था, तो ये अल्लाह ने किया कि मैंने इस चीज़ में कामयाब हो गया हूँ। तो लेकिन वो उन्होंने क्या किया कि मेरे पाँव पे यहाँ पे एक हथकड़ी, यहाँ पेट के ऊपर और ये बाजुओं के ऊपर, यानी कि खोली ही नहीं उन्होंने। तो जब मैं वापस आ रहा था तो फिर मैं रो रहा था कि यार मेरा इतनी मेहनत मैंने की तो सारी जाएँ आ गई। तो वो काफ़ी दिन फिर ये पट्टियाँ वगैरह वो होती रहीं। फिर आप जेल से गाड़ी में बैठे? जी, उन्होंने मुझे कहा कि हम पाकिस्तान में जो है आपके इमिग्रेशन से बात कर रहे हैं
कौंसलेट से बात करेंगे, आपकी ट्रैवल स्लिप बनेगी, तो आप जो है ना पाकिस्तान चले जाओगे, लेकिन हम आपको वापसी अकेले में जाने का, डिपोर्ट करने का रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन वहाँ से भी ये हुआ कि मुझे निकलने का मुझे कुछ सिलसिला नहीं हुआ। वो ये कि इमिग्रेशन के 2 ऑफिसर मेरे साथ आए कराची एयरपोर्ट तक, वहाँ पे आके इमिग्रेशन को आपको हवाले कर दिया। अभी थोड़ा अर्सा पहले मेरा ये केस ख़त्म हुआ है। मुझे तो पता दोस्त आज तक अमेरिका में है? आज तक अमेरिका में ही है। अब आप क्या करते हैं? अब सर जी मैं रिक्शा चलाता हूँ। दोबारा बाहर जाने की ख्वाहिश है? जी इंशाल्लाह ताला कभी ज़िंदगी ने चांस दिया तो अमेरिका ज़रूर जाऊँगा, उस बंदे के सामने बैठ के बात करूँगा ज़रूर। जब भी मुझे चांस मिलेगा मैं जाऊँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उस बंदे से पूछूँगा कि यार तुमने मेरे साथ फ्रॉड क्यों किया। ये 2 वो खुश नसीब अफराद थे जो जिंदा और सलामत अपने वतन पहुंचने में कामयाब हो गए। मगर हर कोई ऐसा नसीब नहीं रखता। दुनिया की सयाहत करना, सैर करना, रोजगार की तलाश करना, कारोबार को वसअत देना ना सिर्फ लायक तहसीन है बल्कि इसकी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। लेकिन यह ख्वाहिश आपको किसी गैर कानूनी रास्ते पे ना डाल दे, क्योंकि इसका अंजाम इबरतनाक हो सकता है। और आखिरी बात, वतन माँ की तरह होता है। माँ अगर बीमार पड़ जाए तो उसकी खिदमत की जाती है, उसका इलाज किया जाता है, उसको छोड़कर भागा नहीं जाता। क्यों देश विदेश फिरे मारा, यूं हाल बेहाल थका हारा, क्यों देश विदेश फिरे मारा, तू रात बेरात का बंजारा। ओ नादान परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। नादान परिंदे घर आजा, नादान परिंदे घर आजा, नादान परिंदे घर आजा। दादा साहब ने कोई गरीब आदमी जाके अंदर सो जाए, रात को वो डंडे मार के बाहर निकाल दें। कलासन कुफों के पहरों में हमें नमाजें पढ़ना पड़ती हैं। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, मैं इसको नाजायज़ इस्तेमाल करता हूँ। इमाम मस्जिद बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, दूसरी तरफ बड़े ठीक ठाक लैंडलॉर्ड हैं। मसाजिद पे कब्जा, इसको ज़ाती इंडस्ट्री बना दिया गया।